हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि हम आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम करा रहे हैं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारा चैप्टर 10, जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। अब इस चैप्टर के जितने भी हम कह सकते हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि पास्कल का नियम क्या है, इसके लिए एक अनुप्रयोग को समझाइए। तो पास्कल का नियम आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी को कराएंगे। मैं केवल इतना कहूंगा, क्लास 11th के जितने स्टूडेंट सीरियस है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। कॉपी में एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, लिखते हुए, समझते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हम आ जाते हैं। पहले हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है हमारा कि पास्कल का नियम क्या है, इसके एक अनुप्रयोग समझाइए। तो सबसे पहली बात आते हैं कि पास्कल का नियम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पास्कल का नियम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि देखिए यहां पे लिखा गया है कि जब किसी बंद तरल पर, यहां पे अगर ध्यान से समझे तो जब किसी बंद तरल पर बाहरी दाब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है जी, बाहरी दाब लगाया जाता है, तो वह दाब तरलों के सभी भागों में समान रूप से तथा सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। तो इसी को हम पास्कल का नियम कहते हैं। मतलब यहां पे कह रहा है कि जब किसी बंद तरल पर बाहरी दाब लगाया जाता है, जैसे कि समझिएगा, अगर मान लेते हैं आप मान लीजिए कि एक झिल्ली ही आप मान लीजिए, एक झिल्ली है और उसमें आपने एक झिल्ली है और ये झिल्ली है बंद, ठीक है, या एक गुब्बारा है और गुब्बारा है बंद, इसमें आपने गुब्बारे में पानी को भर दिया है। पानी को ही हम तरल कह रहे हैं। तरल मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल में पानी हम मान सकते हैं। तो एक बड़ा सा गुब्बारा है, उसमें आपने पानी को भर दिया है। अब मान लेते हैं यहां पे यही कहा जा रहा है कि जब किसी बंद तरल में बाहरी दाब लगाया जाता है। अब इस तरल पर अगर हम बाहर से कोई दाब लगाते हैं, कोई प्रेशर लगाते हैं, दाब बाहर से जब अगर दाब लगाते हैं, तो जब हम दाब यहां पे लगाएंगे ना इस बिंदु पर, तो जितना दाब इस बिंदु पर लगेगा उतना ही दाब इसके प्रत्येक बिंदु पर भी, मतलब प्रत्येक जगह पर और प्रत्येक दिशाओं में उतना ही दाब लगेगा। यही बात कहा जा रहा है कि जब किसी बंद तरल पर बाहरी दाब लगाया जाता है, जब किसी बंद तरल पर बाहर से दाब लगाया जाता है, तो वह दाब, ध्यान से समझेंगे, तो वह दाब तरल के सभी भागों में समान रूप से, तो वो जो दाब है ना वो तरल के सभी भागों में समान रूप से और सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। मतलब जो दाब हम इस बिंदु पर लगा रहे हैं वही दाब यहाँ पे भी लगेगा, वही दाब यहाँ पर भी, वही दाब यहाँ पर भी, वही दाब यहाँ पर, वही दाब यहाँ पे, वही दाब यहाँ पे, वही दाब यहाँ पे, सभी दिशाओं में वही दाब लगेगा, ठीक है। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। कि दाब तो हमने इस बिंदु पर लगाया, परंतु जितना दाब हमें इस बिंदु पर लगाए हैं उतना ही दाब सभी जगह लग रहा है। तो यही पास्कल का नियम है जी। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो आप यही कहेंगे कि जब किसी बंद तरल पर बाहरी दाब लगाया जाता है, तो वह जो दाब है वो तरल के सभी भागों में समान रूप से, तरल के सभी भागों में समान रूप से और सभी दिशाओं में भी क्या होता है, प्रसारित होता है। प्रसारित मतलब होता है फैलना, सभी दिशाओं में फैलता है। तो इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे कि पास्कल का नियम क्या होता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जी। अदरवाइज आप चाहें तो इस फिगर को मतलब समझने के तौर पे आप बना भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हम जान लेते हैं इसका अनुप्रयोग। पास्कल के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप समझते हैं, जैसे कि कोई ऐसा लिफ्ट होता है, जैसे कि आपने उस लिफ्ट से कोई भारी से भारी वजन को भी ऊपर आप पहुंचा देते हैं, इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट उसी को कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे छोटा सा, वैसे तो उतना खास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, बट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं जिसको आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर
मैं शहरों में तो मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, शहरों में भी आप देखे होंगे, ठीक है, ये जहाँ पर भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब ट्रेनें आती हैं जाती हैं और जो रोड होता है, मान लेते हैं ये रोड जाने वाला है और यहाँ से ये लाइन है जी, ट्रेन की ये लाइन है, तो आप देखेंगे ये रोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति को रख दिया जाता है जो यहाँ पे कुछ ऐसा एक डंडे की तरह नहीं होता है, दोनों रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है 2 मिनट के लिए कि ट्रेन चला जाए फिर आप जाइएगा। तो वो देखेंगे तो एक मशीन होता है, वो इस तरीके से, या एक बटन होता है, उसको दबाते हैं तो वो तुरंत उठ जाता है, एक बटन टिपते हैं तो फिर से ऑफ हो जाता है। तो वही है जी हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको एक तरीके से एग्जाम्पल की तरफ से आप समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में कि एक छोटा पिस्टन, इसमें 2 पिस्टन होते हैं, तो कह रहा है कि इसमें एक छोटा पिस्टन पर कम बल लगाने पर, मतलब एक छोटा सा पिस्टन है उस पर कम बल लगाने पर, बल मतलब वही दाब लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं, तो कम बल लगाने पर तरल के माध्यम से बड़ा पिस्टन, बड़ा दाब बड़े पिस्टन तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो और भारी वस्तु आसानी से ऊपर उठ जाता है। मतलब यहाँ पे जब कोई एक तरल है, सपोज ऐसे मान लीजिए जब कोई तरल भाग है और इसमें 2 पिस्टन है, एक छोटा सा पिस्टन है, एक बड़ा सा पिस्टन है, एक बहुत बड़ा पिस्टन है, तो हम छोटे से पिस्टन पर जितना दाब लगा रहे हैं, तो ये दाब अगर छोटे पिस्टन पे हमने बहुत ज़्यादा, छोटे पिस्टन के लिए दाब अगर कम भी लगाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, तो इस पर अगर थोड़ा सा ही दाब लगाते हैं ना, तो ये तरल में टोटल है, तो इसके कारण सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगेगा, तो इस पर भी उतना ही दाब लगता है, जिसके कारण ये बड़ा पिस्टन है वो वस्तुओं को उठा देता है। फिलहाल आप मशीनों के बारे में जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो डिटेल में आपको समझ में आएगा, बट इसमें केवल आप इतना याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में ना इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटे पिस्टन पर हम क्या लगाते हैं, कम दाब या कम बल लगाते हैं, तो जैसे ही कम दाब या कम बल लगाएंगे तो तरल के माध्यम से बड़ा दाब जो होगा, बड़ा दाब वो बड़े पिस्टन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और जिससे भारी वस्तु आसानी से ऊपर उठ जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, याद करने वाला है टॉपिक, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, याद करेंगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत क्या है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत, अभी हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट का हमने क्या समझा है, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है इसका एग्जांपल एक परिभाषा टाइप से हमने अनुप्रयोग में बताया है कि क्या होता है कि एक छोटे से पिस्टन पे हम कम बल लगाते हैं, कम दाब लगाएंगे तो तरल के माध्यम से क्या होता है, अधिक दाब लगता है बड़े वाले पिस्टन पर, और जब बड़े वाले पिस्टन पर अधिक दाब लगता है तो वस्तुओं को उठा देता है। ठीक वैसे ही इसमें भी हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत में यही बताया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत में क्या बताया गया है, बताया गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत पास्कल के नियम पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है जी, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत है वो पास्कल के नियम पर आधारित है, बिल्कुल है। अब इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि इसमें इसमें एक ही तरल से भरा 2 पिस्टन होता है। मतलब सपोज डेट अगर हम कह दें तो ये हमारा तरल है और तरल से भरा हुआ है, इसमें 2 पिस्टन है, ये एक छोटा सा पिस्टन हो गया और एक ये बड़ा सा पिस्टन हो गया, ठीक है। तो ये टोटल तरल इसमें भरा गया है और इसमें 2 पिस्टन, एक ये। तो कह रहा है कि इसमें एक ही तरल में भरे 2 पिस्टन होते हैं, एक ही तरल में भरे 2 पिस्टन होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा पिस्टन होता है, ठीक है। छोटे पिस्टन पर थोड़ा सा बल लगाने पर, ठीक है, बल लगाने पर अगर छोटा जो पिस्टन है इस पर हम थोड़ा सा ही बल लगाते हैं या थोड़ा सा ही हम दाब लगाते हैं तो वही दाब तरल के माध्यम से बड़े पिस्टन तक बराबर फैल जाता है। तो वही दाब बड़े पिस्टन पर क्या होता है, बराबर रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जैसे ही फैल जाता है तो बड़ा पिस्टन होता है वो भारी वस्तुओं को, ये बड़ा पिस्टन है वो भारी वस्तुओं को आसानी से ऊपर उठा देता है। समझ में आया, यही बात है जी।
तो ये सब आपको जब मशीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल हाइड्रोलिक लिफ्ट का यही सिद्धांत है कि क्या इसमें मतलब जब किसी बंद तरल में दो पिस्टन होते हैं, ठीक है, अब वो दोनों, एक छोटा पिस्टन एक बड़ा पिस्टन, जब हम छोटे पिस्टन पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो तरल के माध्यम से बड़े पिस्टन पर भी वही दाब लगता है समान रूप से, जिसके कारण ये बड़ा पिस्टन है वो भारी वस्तुओं को ऊपर उठा देता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि दाब तथा दाबमान में अंतर लिखिए। अब दाब क्या होता है, ठीक है, और दाबमान क्या होता है, इन दोनों को समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम दाब को समझते हैं। तो दाब में क्या बताया गया है कि किसी सतह पर, ध्यान से समझेंगे, किसी सतह पर लंबवत लगाया गया बल प्रति क्षेत्रफल दाब कहलाता है। मतलब किसी सतह के लंबवत लगाया गया बल प्रति क्षेत्रफल दाब कहलाता है। ये थोड़ा सा देखिए, ये परिभाषा 100% सही है, बट ऐसे बोलेंगे ना तब कठिनाई होगा। दाब बराबर क्या होता है जी, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला बता दें आपको, दाब बराबर होता है, चलिए एक छोटा परिभाषा हम यहाँ पे आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम समझा दें, दाब को हम P से दर्शाते हैं, अब P, अब बल को F से और क्षेत्रफल को A से। तो ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में परिभाषा फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं परिभाषा करना है, ध्यान से समझेंगे, ये परिभाषा नहीं बोलेंगे, या आप बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है, बट और भी हम सिंपल करके परिभाषा हम आपको देते हैं। ठीक है ना, मेरा काम है सिंपल करके आपको बताना। यहाँ पे ए क्या है, ए है क्षेत्रफल। तो यदि कोई भी सतह है, मान लेते हैं ये एक सतह है, सपोज डेट ये एक सतह है, अब इस सतह का कुछ ना कुछ मोटाई होगा ना, और वही मोटाई ही क्षेत्रफल कहलाता है। तो किसी सतह का अगर क्षेत्रफल, मतलब किसी सतह का अगर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो एक हो जाए, एक मतलब एक को इकाई हम कह सकते हैं कि नहीं। तो यदि किसी सतह का क्षेत्रफल एक हो जाए, तो अगर क्षेत्रफल एक हो जाएगा तो एक नीचे बटे में एक का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो उस समय पर जो दाब होगा ना वो बल के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो दाब होगा वो बल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम परिभाषा कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि किसी कोई भी सतह है तो किसी सतह के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल, किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। समझ में आया? हमने क्या कहा, किसी कोई भी सतह है और इसके लंबवत मतलब 90 डिग्री पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी सतह के लंबवत लगाया गया, मतलब किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। नहीं बोल देंगे जी कि किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। मैं आशा करता हूं बोल देंगे। एक बार और सुन लीजिए, अंत में परिभाषा बोल रहे हैं, उसके बाद हम लिखवा देंगे। हम क्या कह रहे हैं कि किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। समझ गए ना, सिंपल सा परिभाषा है। तो यही हम परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिभाषा। ये हमें लग रहा है और इजी है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। हम कह रहे हैं किसी सतह के लंबवत, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल
दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज इसमें याद रखेंगे कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये हमारा क्या है? दाब का परिभाषा है। ठीक है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि किसी सतह के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब, लगाया गया बल दाब कहलाता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल की सतह के लंबवत, ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल के सतह के लंबवत लगाया गया बल दाब कहलाता है। बहुत तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं, बट समझने का यहाँ पे फेर है जी। तो परिभाषा दोनों में से कोई लिखकर ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा, काम चलेगा। ये लिखने की जरूरत ये नहीं है जी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जिसको लिखने की जरूरत नहीं है उसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, क्या कंफ्यूजन ज़्यादा हम नहीं करते हैं। चलिए, दाब मान क्या होता है? तो दाब मान हमने लिखा है कि किसी तरल के किसी विशेष बिंदु पर पाए जाने वाला दाब दाबमान कहलाता है। ठीक है ना, मतलब आप समझे कि कोई भी तरल है तो किसी तरल के किसी विशेष बिंदु पर, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक तरल है। ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं पानी भरा हुआ है। तरल मतलब पानी हो सकता है, शराब हो सकता है, या कोई भी तरल हो, जैसे कि तेल भी हो सकता है, ये सब तरल है जी। तो किसी भी तरल पर, ठीक है, किसी तरल के किसी विशेष बिंदु पर, मान लेते हैं ये एक विशेष बिंदु है, तो किसी तरल के किसी विशेष बिंदु पर पाया जाने वाला जो दाब होता है ना, उस दाब को हम दाबमान कहते हैं। किसी तरल के विशेष बिंदु पर पाया जाने वाला दाब दाबमान कहलाता है। दाबमान का एक फॉर्मूला होता है, दाबमान का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। P = H μ G। तो ये आपको फॉर्मूला हमारा याद रखना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। P = H μ G, जहां पर P क्या है? दाबमान है। यहाँ पे H क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H गहराई या ऊंचाई है। ठीक है ना, H यहाँ पे क्या है? गहराई या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं, बट तरल के अंदर ही ना कोई भी चीज जाएगा, तो इस तरल की कितनी गहराई है? तो वो गहराई है H। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है? तो यहाँ पे रो है हमारा तरल का घनत्व, कि तरल की घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है इसका। और यहाँ पे G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है जो है स्टोक्स का नियम। लिखिए, स्टोक्स का नियम क्या होता है? स्टोक्स का नियम, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब कोई छोटा गोला, ध्यान से आप समझेंगे, जब कोई छोटा गोला किसी श्यान तरल में धीरे धीरे गिरता है, जब कोई छोटा गोला किसी श्यान तरल में धीरे धीरे गिरता है, तो तरल उस गोले पर एक श्यान बल लगाता है। तो तरल क्या होता है? उस गोले पर एक श्यान बल लगाता है। यही हमें स्टोक्स के नियम में हमें बताया गया है। मतलब अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, तो जैसे एक तालाब है, या एक तालाब हम मान लेते हैं, या कुछ भी आप इसको मान सकते हैं सपोज दैट। ठीक है, तो जैसे ये एक तालाब है, या इसमें बहुत सारा, या एक कोई बर्तन है, इसमें क्या है? इसमें तरल भरा गया है, इसमें तरल भरा गया है। तरल मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कि सपोज दैट पानी भरा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई छोटा गोला किसी श्यान मतलब विजुअल तरल में धीरे धीरे गिरता है, मतलब जो जैसे विजुअल जो दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी एक तरल है ना जी,
ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हिंदी में तरल। तरल क्या है, जैसे कि पानी एक तरल है। तो जब किसी पानी में क्या होता है, कोई छोटा गोला है, ये छोटा गोला इसमें मान लेते हैं सपोर्टेड गिरता है, तो गिरता है तो क्या होता है, तो तरल उस गोले पर एक सान्य बल लगाते हैं, जितना हम जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये जो गोला है ये गिरा होगा, तो गिरेगा तो जाहिर सी बात है ये गोला नीचे बल लगाया होगा। तो ये जो जितना ये पानी इसमें से वहां से हटा है, तरल जाहिर सी बात है हटेगा। अरे भैया एक बड़ा सा कंकड़ लीजिएगा, पानी में फेंकेंगे तो पानी उतना दूर का हटेगा ना। तो वही जो पानी हटा है वो पानी भी ना इस पर भी एक क्या लगाता है, इसके जस्ट अपोजिट इस पर, इस छोटे से कण पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है। ठीक है, यही इस नियम में बताया गया है कि स्टोक्स के नियम के अनुसार जब कोई छोटा गोला सान्य तरल पर क्या होता है, तरल में धीरे धीरे गिरता है। जब कोई छोटा गोला तरल में धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है, तो जो तरल होता है वो उस छोटे गोले पर एक सान्य बल लगाता है। एक क्या लगाता है, एक बाहरी बल लगाता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये हमें बताया गया, इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया सान्य बल का, F = 6 पाई NRV। तो ये हमें बताया गया है 6 पाई NRV, जहां पे ये क्या है, ये हमारा है सान्य बल। F क्या है, सान्य बल है। जो हम कह रहे हैं इस कण पर जो लगने वाला सान्य बल है वही है जी सान्य बल। ठीक है, F यहाँ पे 6 पाई एक नियतांक है, ये पाई का मान 22/7 होता है, ये जानते ही हैं। n यहाँ पे क्या है, तो ये हम यहाँ पर बातें लिख दे रहे हैं। सबसे पहली बात n क्या है, ठीक है, तो n हमारा है तरल की श्यानता। तरल की श्यानत्व, ठीक है ना। R क्या है, तो R है हमारा गोले की त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे V क्या है, V है हमारा गोले की चाल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। n क्या है, तरल की कितनी श्यानता है, कितना मोटा या पतला है, ये हमें पता चलता है n से। r क्या है, ये गोला है, एक छोटा सा कण है या एक छोटा सा गोला है। इसको अगर बड़ा रूप दें, इस गोले का थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगा वही है गोले की त्रिज्या r। ये गोला कितने वेग से इस पे गिरा हुआ है इस तरल में, इसका वेग है गोले की, ये वेग है या चाल हम कह सकते हैं। समझ में आपको आ ही गया होगा, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक पे आते हैं, जो है उथालत दाब क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उथलत बल क्या होता है। तो उथलत बल क्या है, तो जब यहाँ पे लिखा गया है कि किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उथलत बल कहते हैं या कहलाता है। मतलब देखिए, जब कोई भी वस्तु, मान लेते हैं एक पानी है, ठीक है, इस पानी में कोई भी वस्तु है, जब कोई भी वस्तु इसमें डूब जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, उसको पानी में हम डुबोएंगे तो बहुत भारी होगा। ठीक है, जैसे केले के, अगर हम केले को डुबोते हैं तो वो नहीं डूबेगा क्योंकि उसका गुण है। परंतु अगर कोई भी, मान लेते हैं शीशम का कोई पेड़ है, मजबूत कोई पेड़ है, जिससे कि हाँ पलंग जो क्या होता है, बेड होता है, कुर्सियाँ होती है, वो सब बनती है, तो उस तरीके का बड़ा कोई लकड़ी है तो उसको फेंकेंगे ना तो वो तुरंत डूब जाएगा। फिर एक समय आएगा कि वो ऊपर भी आ जाएगा।
तो उस लकड़ी के ऊपर लाने के लिए, जो लकड़ी है उसको ऊपर लगाने के लिए जितना बल तरल द्वारा जितना लगाया गया बल होता है, उस बल को ही उथलत बल कहते हैं। तो यही कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि किसी तरल में डुबोई गई वस्तु, किसी तरल में डुबोई गई वस्तु जो है, डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल, ऊपर की ओर इस वस्तु को ऊपर निकालने के लिए ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है, उस बल को उथलतन बल कहते हैं। ठीक है ना। यह बल वस्तु को हल्का महसूस कराता है, यह बल है वस्तु को हल्का महसूस कराएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत बता दीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, समझेंगे तो याद हो जाएगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु, अब इस सिद्धांत के अनुसार आप लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है, जब कोई भी वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला उथलत बल, उस पर लगने वाला जो उथलत बल होता है वह उस तरल के भार के बराबर होता है जितना तरल उस वस्तु को विस्थापित की है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक हमारे पास पानी है, ठीक है। अब इस पानी में हम एक मान लेते हैं, ये एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम डुबो रहे हैं। डुबोएंगे तो इसके ऊपर लाने के लिए एक बल लगेगा, ठीक है। ये जो बल है इसी को हम क्या कह रहे हैं, उथलत बल कह रहे हैं। उथलत बल। तो जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला जो उथलत बल होता है ना, वह इस वस्तु द्वारा जितना तरल को हटाया गया है, मान लेते हैं कि ये जो वस्तु को रखा गया होगा, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु अपना जहाँ जितना रहेगा उतने पानी को ये उस जगह से हटाएगा ना। तो जितने पानी को मान लेते हैं, ये वस्तु जितने पानी मान लेते हैं यहाँ से 1 लीटर, मान लेते हैं इसने 1 लीटर पानी को यहाँ से 1 लीटर पानी को हटा दिया है, ठीक है ना। तो 1 लीटर पानी का जितने वस्तुओं को या जितने तरल को इसमें से निकाला है ना, उस तरल का भार, ठीक है ना, जितने तरल के भार के क्या होता है, भार के बराबर होता है। यहाँ पे यही बात बताया गया है। देखिए अगर समझना पाए तो समझ जाएंगे आप। जब कोई वस्तु किसी तरल को डुबोई जाती है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है, मतलब किसी पानी में डुबोया जाता है, तो उस पर लगने वाला उथलत बल, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो उथलत बल होता है उस तरल के भार के बराबर होता है। उस तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है जितना तरल वह वस्तु विस्थापित करती है, जितना तरल वह वस्तु विस्थापित करती है। मतलब जितना ये वस्तु है, जितने तरल को विस्थापित की है, उसी के भार के बराबर होता है। समझ गए। तो जो उथलत बल होता है वो तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल नियम लिखना है, कोई फिगर बनाने की यहां पे आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है सतही तनाव क्या है। यहाँ पे सतही तनाव क्या है, मतलब सतही तनाव क्या होता है और उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। चलिए जी, हम सबसे पहले समझ लेते हैं सतही तनाव क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि द्रव की सतह ऐसा व्यवहार करती है, द्रव की सतह है वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे उस पर एक पतली खींची हुई झिल्ली हो, और इसी गुण को हम सतही गुण कहते हैं। मतलब अगर हम ध्यान से बताएं ना, तो देखिए ये एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना। सपोज दैट इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे अगर मैं फिगर इस तरीके से बनाऊं तो ये एक बड़ा सा बर्तन है। इस बर्तन में यहाँ तक मान लेते हैं सपोज दैट पानी आपने भरा हुआ है। तो जानते हैं क्या होता है, द्रव की सतह पे यहाँ पे क्या बात ये कहा जा रहा है, जैसे द्रव की सतह है, ठीक है ना। ये द्रव मान लेते इसमें भरा गया है, तो इस द्रव के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो इतने पास यहाँ पे होते हैं, एकदम ऊपरी वाली बात हम कह रहे हैं, ऊपरी पर इतने पास होते हैं कि इनको एहसास होता है कि ये एक झिल्ली बना दिए हैं,
ठीक है, ऊपर की जो सतह है वो एक झिल्ली टाइप की बन जाती है, झिल्ली, ठीक है। उसी सतह को हम क्या कहते हैं, तो ये जो ऊपरी सतह होगा उसी को सतही तनाव कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखिएगा द्रव की सतह ऐसा व्यवहार करती है, यही ना है जी, इसमें द्रव भरा गया है और द्रव का ये सतह है, तो द्रव की जो सतह है वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसके ऊपर एक पतली झिल्ली खींची हुई, मतलब जैसे उस पर एक पतली खींची हुई झिल्ली हो, जैसे उस पर खींची गई पतली एक क्या हो, पतली एक झिल्ली हो। और इसी गुण को सतही तनाव कहते हैं। ये जो द्रव का गुण है इसी गुण को हम क्या कहते हैं, सतही तनाव कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। देखिए जितना आप विजुअल कर पाएंगे इस माइंड से उतना आपको आसानी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि क्या होता है, मान लेते हैं एक ग्लास है, उसमें पानी को आपने भर कर रख दिए, तो जब पानी को भर कर रख देंगे तो जाहिर सी बात है उसके कण तेजी से गति करते 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 एक समय आएगा कि वो थोड़ा शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे तो ऊपरी कण जो होंगे ना वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे तो वही कनेक्ट होंगे तो उनको ऐसा तरल को एहसास होता है कि ऊपर एक झिल्ली है जिसके ऊपर कण कोई भी मतलब फुदक नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो उसी झिल्ली जो बन जाता है सतह को ऐसा लगता है, तो इस गुण को ही हम सतही तनाव कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये बात है जी कि द्रव की सतह ऐसा व्यवहार करती है कि उस पर एक पतली खींची हुई झिल्ली हो, कि उस पर पतली खींची गई एक झिल्ली हो, और इस गुण को सतही तनाव कहते हैं। अगला आ रहा है तापमान पर प्रभाव। तापमान का प्रभाव क्या होता है, तो तापमान का प्रभाव अगर हम समझे तो तापमान बढ़ाने पर सतही तनाव घटता है। देखिए तापमान बढ़ाएंगे ना तो सतही तनाव घटेगा। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, तापमान घटाएंगे तो सतही तनाव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए तापमान बढ़ाते हैं, जैसे एक ग्लास है उसमें पानी को भरे हुए होंगे और उसको चुपचाप रख दिए हैं, तो वो देखेंगे तो वो कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, उसका सतही जो तनाव है मतलब जो झिल्ली है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। परंतु उसी ग्लास को एक जाते हैं और उसको गर्म करने लगते हैं, हम क्या करते थे घर में जैसे पानी गर्म करते हैं तो उस तरीके से उसको गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो वो बुलबुले, जब ज़्यादा गर्म होगा तो हीट में बुलबुले फेंकने लगेंगे। बुलबुले क्यों फेंकते हैं, क्योंकि उनके कणों में ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है, उनके कण तेजी से गति करने लगते हैं। अब ये बताइए जब सभी कण तेजी से गति करने लगेंगे तो ये झिल्ली फट जाएगी कि नहीं। झिल्ली फट गई इसका मतलब क्या हुआ, सतही तनाव घट गया, यही तो होगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि तापमान अगर बढ़ाएंगे तो सतही तनाव घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो अणु है, जो कण है वो तेजी से गति करने लगेंगे, वे एक दूसरे को कम आकर्षित करेंगे। जब तेजी से गति करेंगे तो कहाँ एक दूसरे को बहुत ही कम आकर्षित करेंगे और सतह पर खिंचाव क्या होगा, कम हो जाएगा। सतह पर खिंचाव कम हो जाएगा जिससे हमारा जो सतही तनाव होता है वो घट जाएगा। और अगर तापमान घटा हुआ होगा तो क्या होगा, सतही तनाव बढ़ जाता है। तो ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, श्यानता क्या है, न्यूटन की श्यानता का नियम लिखिए। अब चलिए हम श्यानता क्या होता है इसको भी हम समझा देते हैं। श्यानता कि द्रव की वह गुणधर्म जो उसे बहने में अवरोध डालती है उसे श्यानता कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि द्रव का वह गुणधर्म जो उसको बहने में अवरोध, मतलब जो उसको बहने में अवरोध उत्पन्न करती है उसी को श्यानता कहते हैं। देखिए सिंपल से अगर बात करें तो द्रव है, द्रव मतलब जैसे कि पानी भी हो गया, ठीक है, और जैसे तेल भी हो गया। तेल और पानी दोनों द्रव ही है कि नहीं है। परंतु अगर किसी पानी को आप एक जगह से दूसरी जगह पर बढ़ाएंगे, मतलब पानी को अगर एक पाइप से प्रवाहित करेंगे तो पानी बहुत ही तेजी से प्रवाहित होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो सांद्रता होती है या जो श्यानता होती है, श्यानता जो सांद्रता कहें या श्यानता कहें, जो श्यानता होती है वो इसकी कम होती है।
पानी में पानी का गाढ़ापन कम होता है। गाढ़ा पानी तो ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, वो तो क्या होता है, वो तनु विलयन होता है। पानी गाढ़ा होता है जी? नहीं होता है। तेल जो होगा पानी की तुलना में तेल क्या होता है, अधिक गाढ़ापन होता है। तो गाढ़ापन का मतलब इसकी श्यानता अधिक होती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर गाढ़ापन कम होगा तो वो जल्दी प्रवाहित होगी। क्या होगा, जल्दी प्रवाहित हो जाएगा, जल्दी प्रवाहित होगी। अगर गाढ़ापन क्या होगा, अधिक होगा, गाढ़ापन अधिक होगा, सांता अधिक होगा, तो वो थोड़ा धीमी से मतलब धीरे से प्रवाहित होगी, धीरे से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द्रव का वह गुणधर्म, दोनों द्रव ही हैं, तो द्रव का वह गुणधर्म जो उसे बहने में अवरोध डालती है। अब बहने में कौन अवरोध डालेंगे, उसकी श्यानता ही तो अवरोध डालेंगी ना। तो जो बहने में अवरोध डालती हैं उसे श्यानता कहते हैं। बहने में कौन अवरोध डालेगी, तो उसका, जैसे सरल शब्दों में द्रव का जो गाढ़ापन होता है ना, उसी गाढ़ेपन को ही हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, जितना किसी भी द्रव का गाढ़ापन अधिक होगा उसकी श्यानता भी अधिक होगा। अगर द्रव का गाढ़ापन कम होगा तो उसकी श्यानता भी कम हो जाएगी। आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है न्यूटन का श्यानता नियम। न्यूटन ने भी यही बात हमें बताया गया है कि किसी द्रव पर लगाया गया सतही तनाव उसके घटित गति अनुपात के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यही बात हमें न्यूटन के नियम में हमें बताया गया है। मतलब किसी द्रव पर लगाया गया जो सतही तनाव होता है, किसी द्रव पर लगाया गया जो सतही तनाव होता है, वो उसके घटित गति के अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे एक इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था, F = NV/H। ये इनका एक क्या है, इस नियम का एक क्या है, ये फॉर्मूला है। जहां पर ये क्या है हमारा, जहां पर F क्या है, सतही तनाव है, ये सतही तनाव या सतह पर लगने वाला बल है F। ठीक है ना। और यहाँ पे N क्या है, तो N यहाँ पे है श्यानता, कि द्रव की श्यानता कितनी है, श्यानता मतलब द्रव कितना गाढ़ा है। यहाँ पे V क्या है, तो V है परतों के बीच की गति अंतर। परतों के बीच की गति अंतर है। और यहाँ पे H क्या है, तो H है परतों के बीच की दूरी। परतों के बीच की दूरी है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा आता है जो क्या है, रेनाल्ड संख्या क्या होता है। रेनाल्ड संख्या क्या होता है ये हमें बताना है। रेनाल्ड संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रेनाल्ड संख्या क्या होता है। यह एक आयामहीन संख्या है। आयामहीन, इसकी कोई आयाम नहीं होता है, ऐसी संख्या है। ठीक है ना। तो यह एक आयामहीन मतलब बीमाहीन क्या है, संख्या है, जो द्रव प्रवाह में संतुलन बताती है। जो द्रव प्रवाह में संतुलन बताती है कि द्रव धीरे धीरे शांत बहेगा या उथल पुथल से करके बहेगा। मतलब आपने समझा, जो रेनाल्ड संख्या है ये आयामहीन संख्या है, मतलब इसकी कोई आयाम नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है ना। और ये हमें ये संख्या में ये बताती है कि द्रव प्रवाह संतुलन बताती है। द्रव प्रवाहों का संतुलन बताएगा कि द्रव मतलब पानी है, उसका कितना प्रवाह है, वो कितने तेजी से बह रहा है, वो धीरे धीरे शांत बह रहा है या वो उथल पुथल करके बह रहा है। इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ पे होता है, बड़े बड़े समुद्रों में किया जाता है कि पता चल जाता है कि रेनाल्ड संख्या क्या बता देगा कि मान लेते हैं 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ऊपर की जो लहरें हैं वो कितनी उथल पुथल करके बह रही हैं या हमारी धीरे धीरे शांति रूप से बह रही हैं। ठीक है, ये रेनाल्ड संख्या ही हमें बताता है।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि रेनॉल्ड संख्या क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला है रेनॉल्ड संख्या निकालने का, वो हम बता दे रहे हैं कि आर ई इक्वल टू, दूसरा कलर ले लेते हैं, सॉरी, आर ई इक्वल टू रो वी एल बाई एन, रो भी एल बाई एन होता है, जहां पे आर ई क्या है, ये हमारा रेनॉल्ड संख्या है, ये हमारा रेनॉल्ड संख्या है। यहां पे ये हमारा रो क्या है, तो ये हमारा रो हमारा क्या है, दाब का घनत्व है, सॉरी द्रव का घनत्व है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, भी हमारा है प्रवाह का वेग है। एल क्या है, एल है लक्षण लंबाई। और यहाँ पे एन क्या है, एन है श्यानता। श्यानता जिससे गाढ़ापन पता चलता है कि आगे कोई बर्फ और तो नहीं है ना। ठीक है, पानी लिक्विड फॉर्म में तो है, नहीं तो क्या पता आगे चलकर पानी की जगह पर बर्फ हो। तो ये हमारा एन बताता है श्यानता को, यहाँ पे एल बताता है लक्षण लंबाई को, यहाँ पे भी बताता है कि पानी की वेग कितनी है, एल क्या है द्रव का घनत्व को बता देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए। सॉरी, सॉरी, सर्दी हो जाती है और मुझे हुई है बहुत दिनों से, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है, बट कोई नहीं जी। अगला हमारा आता है कि पायस यूल के समीकरण लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए। तो पायस यूल के समीकरण हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। पायस यूल का समीकरण आप याद रखेंगे, Q इक्वल टू, चलिए वाइट से हम लिख देते हैं, Q इक्वल टू पाई P1 माइनस P2। ठीक है, पाई P1 माइनस P2 अब R की पावर 4 बटे क्या होता है 8NL होता है। तो ये हमारा क्या है, ये एक समीकरण है और इसी समीकरण को नाम क्या दिया गया है, इसी समीकरण को नाम दिया गया है पायस यूल का समीकरण। जहां पर ये Q क्या है, तो Q यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, Q क्या है, प्रवाह दर है, लिक्विड का प्रवाह दर, द्रव का प्रवाह दर है। यहां पे हमारा क्या है, P1 और P2 क्या है, ये P1 और P2 क्या है, दाब का अंतर है, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 ये क्या है, दबाव का अंतर, दबाव का अंतर या दाब का अंतर कह सकते हैं। यहाँ पे R क्या है, तो R भी आप याद रखेंगे नली की त्रिज्या है। अब इसमें हम डिटेल में जाते तब आपको बताते कि ये सब त्रिज्या कहाँ से आ गया, नली कहाँ से आ गया, बट उतना हम डीप में अब हमारे पास समय नहीं है कि मैं जाकर आपको समझाऊं। यहाँ पे N क्या है, N है हमारा श्यानता, उस समय से तो हम बता ही रहे हैं, और L भी हमने बता ही दिया है, L क्या है, नली की लंबाई। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट, आप सबसे पहली बात तो इतना आपने समझ लिया कि पायस यूल का समीकरण क्या होता है। तो ये समीकरण है, यहाँ पे हमने सब लिख दिया है कि ये सभी क्या होते हैं।
ठीक है। चलिए अगला आता है उपयोग। सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना। उपयोग क्या होता है, तो पाइजूल के समीकरण का इसका उपयोग क्या है, रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह के अध्ययन करने के लिए, मतलब जो नसें होती हैं उसमें रक्त का बहाव कैसे होगा उसका अध्ययन करने में भी क्या होता है, इस समीकरण का उपयोग होता है। चिकित्सा में इंजेक्शन लगाने में और जो ईवी ड्रिप में गति नियंत्रित करने में भी, जो हम देखे होंगे पानी हम कहते हैं कि जाकर पानी चढ़ा लो, ठीक है ना, या डॉक्टर कहते हैं कि भैया इनको थोड़ा पानी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नहीं होता है कि ऊपर एक बोतल होता है हाथ में, नसों में क्या करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, वो कुछ भी ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारा ईवी ड्रिप की गति, उसका गति एक होता है उस तरीके से नीचे अप डाउन करते हैं, तो उससे पानी तेज कभी गिरता है, कभी बूंद बूंद में, कभी धीरा गिरता है, तो उसकी गति नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए है ना। चलिए जी अगला हम आ जाते हैं। अगला एक ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कह दूं कि ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, केवल यही तैयार करना है, और जो है हमारा आदर्श तरल की परिभाषा लिखिए और वास्तविक तरल में अंतर बताइए। तो आदर्श तरल क्या होते हैं समझ लेते हैं जी। तो वह तरल जिसमें कोई श्यानता या कोई संपीड़नशीलता नहीं होती है और जो पूर्णतः बिना उष्मा हानि के बहता है, आदर्श तरल कहलाता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वह तरल, ऐसा कोई लिक्विड, ठीक है, ऐसा कोई द्रव, ठीक है ना, वह तरल या वह द्रव जिसमें कोई श्यानता नहीं होती है। श्यानता मतलब जिसमें कोई भी गाढ़ापन नहीं होता है, ठीक है, जैसे तेल में गाढ़ापन ज्यादा होता है। जैसे हम क्या करते हैं, मिठाई मान लेते हैं लड्डू बनाने होगी या मान लेते हैं रसगुल्ले बनानी होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चीनी और पानी को मिलाकर गर्म करते हैं, तो देखेंगे एक हम कह सकते हैं रस टाइप का बनता है, तो इसका मतलब उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा तरल चाहिए जिसकी कोई श्यानता ना हो, उसमें कोई गाढ़ापन ना हो और उसमें संपीड़नशीलता ना हो, कोई भी एब्जॉर्प्शन की शक्ति ना हो, उसमें कोई भी खींचने की शक्ति मतलब संपीड़नशीलता भी ना हो, ठीक है, और जो पूर्णतः बिना उष्मा हानि के बहता हो, और जब वो बहेगा तो उसमें कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी उष्मा की हानि नहीं होगी, ठीक है ना। तो उस तरल को हम आदर्श गैस कहते हैं, आदर्श तरल कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। आदर्श गैस में ये तीन आपको बताया गया है, श्यानता कुछ ना हो, संपीड़नशीलता भी ना हो, अगर ये बहेगा तो उसमें हानि भी ना हो, तो उस तरल को हम आदर्श तरल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है आदर्श तरल और वास्तविक तरल में अंतर। मैं कहूँगा इसमें सब कंपैरिजन करके याद करना है। सबसे पहले आदर्श तरल में श्यानता शून्य होनी चाहिए, श्यानता शून्य होनी चाहिए, और वास्तविक तरल में श्यानता होती है, मतलब इसमें श्यानता होगी, ठीक है ना, सांद्रता होगी परंतु इसमें शून्य होगी। आदर्श तरल में संपीड़नशीलता भी शून्य होती है परंतु इसमें संपीड़नशीलता थोड़ी होती है, ठीक है। अगला आता है आदर्श तरल में उष्मा हानि नहीं होती है परंतु इसमें प्रवाह में उष्मा हानि होगी। अगला कह रहा है कि प्रवाह सरल और बिना ऊर्जा हानि की होती है, इसमें प्रवाह जटिल होगा और ऊर्जा हानि साथ ही होगा, मतलब ऊर्जा हानि साथ ही होता है। तो ये कंपैरिजन करके आप इनका अंतर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक जिसको हमने आज के इस वीडियो में कवर कराया है। इससे पहले के 9 चैप्टर हैं, उन 9 चैप्टरों का भी हमने चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को करा दिया है वन शॉट के माध्यम से। बचे हुए आगे के भी जो चैप्टर है वो भी हम करा देंगे। अब हम सोच रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर बच गए हैं, उसका हम वन शॉट करा दें। अदरवाइज अभी तक आपने चैप्टर 9 तक का वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, आप देखना चाहते हैं तो फिजिक्स का लिंक है, केमिस्ट्री का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।